नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात आजमगढ़ की कर लेते हैं, जहां आजमगढ़ में जारी है धर्मांतरण का खेल और झाड़ू फूंक कर लोगों को कराया जा रहा है धर्मांतरण। अब बता दें, चंगाई सभा का आयोजन कराया जा रहा है और इसी आयोजन में धर्मांतरण हो रहा है। भूत प्रेत अंधविश्वास के साथ कराया जा रहा है धर्मांतरण और आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने में यह मामला दर्ज हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में एक गलतफहमी और इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं लोग। आजमगढ़ में धर्मांतरण का ये खेल, जहां झाड़ू फूंक कर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। चंगाई सभा का ये आयोजन यहां पर किया गया और इसी के चलते धर्मांतरण का ये खेल रचा गया। भूत प्रेत अंधविश्वास के साथ ये धर्मांतरण, यानी लोगों में डर का माहौल पैदा करके, खौफ की स्थिति पैदा करके, उनकी मनोस्थिति को बिगाड़कर ये तमाम चीजें यहां पर की जा रही हैं। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने का ये मामला है। पुलिस यहां पर पहुंची तो इस खेल का पूरा सच सामने आया। प्रशांत सिंह नाम है हमारा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। हम लोगों को पता चला कि सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बंद कमरे में कुछ लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जहां पे पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया। उनमें अभी हम लोग मुकदमा दर्ज करवाएंगे शीघ्र ही। उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? उसमें 10 से 15 पुरुष महिलाएं पुलिस ने अरेस्ट किया है। कौन सा थाना में आता है? सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार इस तरह की तमाम घटनाएं देश भर से अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां जबरन धर्म परिवर्तन, कहीं तो कहीं डर और खौफ की स्थिति पैदा कर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, कहीं लालच देकर धर्मांतरण के ये केस सामने आ रहे हैं। तो वहीं श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब का आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सोमवार को आफताब का करीब 7 घंटे तक टेस्ट चला और अब तक हुए टेस्ट में करीब 70 सवाल तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें आफताब से हत्या से पहले की साजिश और बाद की प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का पूरा सच उगलवाने की कोशिश की गई है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने फ्लैट में बिस्तर पर ही श्रद्धा की हत्या करने के बाद सिगरेट पीने की बात कबूली है। शव के टुकड़े कर फ्रिज में उसने रखने की बात कही है। इस कमरे में खून के निशान मिटाने के लिए उसने इंटरनेट से केमिकल की जानकारी ली और इसके अलावा शव के टुकड़े करने के लिए भी इंटरनेट पर ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी कुछ उसने सर्च किया। इन तमाम चीजों का कबूलनामा है इस पॉलीग्राफी टेस्ट में। आफताब पूनावाला, जिसने इस पूरे मामले में कई चीजों को कबूल लिया है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे और जवाबों की तलाश में। तो श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला पर हमले की कोशिश के बाद अब दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल का प्रशासन अलर्ट हो गया है और देर रात आफताब की सुरक्षा को लेकर जेल के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें आफताब को फिर से एफएसएल लैब और अस्पताल ले जाने पर उसकी सुरक्षा और बढ़ाने की बात हुई है। कल शाम पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जैसे ही पुलिस आफताब को एफएसएल लैब से बाहर लेकर निकली, उसी समय कुछ लोगों ने आफताब पूनावाला को ले जा रही पुलिस वैन पर हमला कर दिया था। करीब 10 लोगों ने आफताब पूनावाला को ले जा रही इस वैन पर हमला किया। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है और बताया ये जा रहा है कि हमला करने वाले लोग गुड़गांव से आए थे। हमलावर आफताब को जान से मारने की पूरी प्लानिंग करके आए थे और पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो पुलिस वैन है जिसमें आफताब पूनावाला को ले जाया जा रहा था और ये वो लोग जो पुलिसकर्मी के साथ भी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी की तरफ से इन्हें फायर करने की धमकी दी गई, तब जाके इन लोगों को काबू पाया जा सका। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मंसूबे इनके साथ थे। आफताब पूनावाला का कत्ल करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उसे जान से मार देना चाहते थे। देखिए, पूरे देश में रोष है इस पूरी घटना को लेकर। लोग गुस्साए हुए हैं कि किस तरह से कोई इंसान इतना बर्बर हो सकता है, किस तरह से एक इंसान का कत्ल कर सकता है, वो भी इतने क्रूर तरीके से। तो ये तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख पा रहे हैं। ये वही वैन है जिसमें आफताब पूनावाला को ले जाया जा रहा था।
तो आफताब का 70 सवालों से सामना हुआ है, पूरा खाका तैयार किया गया और हर एक सवाल आफताब से पूछा गया। कैसे उसने इस चाल को सोचा, कैसे उस प्लान के बारे में पूरी पुख्ता जानकारी हासिल की और कैसे फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। ये तमाम वो चीजें श्रद्धा मर्डर केस के बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आज फिर आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और इसी से ये समझा जा सकता है कि आफताब कितना शातिर है। कभी अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए सोता नहीं है, कभी वो खाना नहीं खाता, तो कभी और तमाम प्लानिंग करता है ताकि इस टेस्ट में वो कहीं ना कहीं पुलिस को और टीम को गुमराह कर सके। तो लगातार तमाम वो अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब दिल्ली की रोहिणी एफएसएल लैब में टेस्ट होगा और पूरी सुरक्षा के प्रबंध के साथ ही टीम्स यहां पर पहुंचेंगी। अफसरों की मौजूदगी में ये टेस्ट होगा ताकि कहीं भी कोई भी वो गुमशुदगी ना हो और कहीं भी वो इंसान या आफताब पूनावाला पुलिस को गुमराह ना कर सके। अब सवालों की नई लिस्ट तैयार हो गई है क्योंकि लगातार सवाल जब उससे पूछे जा रहे हैं तो वो सवालों के जवाब नहीं दे रहा, कभी चुप्पी साध रहा है। अब आफताब पर हमले की कोशिश हुई है, इसको लेकर भी लगातार जेल प्रशासन अलर्ट है, टीम्स अलर्ट हैं, तमाम एजेंसियां अलर्ट हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस और तिहाड़ प्रशासन भी अब अलर्ट पर है आफताब पूनावाला की सुरक्षा को लेकर। आफताब की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है क्योंकि कल जो नजारा देखा एफएसएल लैब के बाहर जैसे ही टीम पहुंचती है तो आफताब को ले जा रही वैन पर जानलेवा हमला होता है। करीब 10 लोग पहुंचते हैं हमला करने के लिए। 5 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। देखिए, नार्को टेस्ट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि होशो हवास में आफताब हो सकता है कई चीजों को अभी भी कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन नशे की हालत में ऐसा नहीं कर पाएगा। तो वो तमाम सवाल जो अभी भी जवाब की तलाश में है, वो तमाम सवाल नार्को टेस्ट के दौरान उस पर दागे जाएंगे। तो किस हथियार से किए गए हैं शव के टुकड़े, सवाल नंबर 1 है। ये वो सवाल जो सबसे अहम, जिसमें लगातार उस इलेक्ट्रिक ड्रिल का, उस इलेक्ट्रिक आरी का जिक्र हो रहा है। तो लगातार ये तमाम वो सवाल हैं जो आफताब पर दागे जा रहे हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी पुलिस तलाश रही है, टीम्स तलाश रही हैं। इन तमाम सवालों को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई और यही एक बड़ा कारण है कि ये सवाल एक बार फिर से नार्को टेस्ट के रूप में भी सामने आएंगे। अब टुकड़े करने के बाद हथियारों को कहां छिपाया गया, वो हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया, वो इलेक्ट्रिक आरी कहां है, वो तमाम चीजें कहां हैं जो इस वारदात के दौरान उस जगह मौजूद थी, यहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये सर्कमस्टेंशियल इवेंट्स जो हैं, ये कहां पर हैं, ये तमाम एविडेंस। अब शव के टुकड़े करने के लिए कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, देखिए पूरी मास्टर प्लानिंग के साथ इस कत्ल को अंजाम दिया गया है और किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ। सर्कमस्टेंशियल जो भी तमाम एविडेंस है वो पुलिस अभी भी खंगाल रही है और अभी भी आफताब उनको लेकर कोई जानकारी सटीक नहीं दे रहा है। शव के टुकड़े करके इस तरह फेंकने का फैसला क्यों किया गया, क्यों उन 35 टुकड़ों को स्टोर किया गया, श्रद्धा को मारने के लिए क्या उसे उकसाया गया तो किसकी तरफ से उकसाया गया, ऐसा क्या कारण बना, ये तमाम सवाल है। ये एक प्लानिंग के तहत की गई हत्या थी या उसने गुस्से में आकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो ये हीट ऑफ द मोमेंट था या पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, ये भी एक अपने आप में सवाल है। श्रद्धा के साथ डेटिंग से लेकर हत्या की वारदात तक का पूरा घटनाक्रम क्या था, किस तरह से वो एक प्यार का रिश्ता इस अंजाम तक आ पहुंचा कि कत्ल कर दिया गया, वो भी इस तरीके से। हत्या के पहले और बाद का पूरा घटनाक्रम क्या था, पहले की मनस्थिति क्या थी, उसके बाद परिस्थितियों के हिसाब से मनस्थिति क्या थी, ये भी तमाम सवाल हैं। और शव को इतने घिनौने तरीके से क्यों वहां पर स्टोर कर रखा गया और ऐसी बर्बरता क्यों, आखिर सबूत छिपाने के लिए वो किन किन जगहों पर गया, क्या क्या उसने किया एसिड को मिटाने के लिए, एसिड के दाग को मिटाने के लिए, कोई डीएनए वहां पर सैंपल न मिल जाए, वो तमाम चीजें हैं जो इस शातिर कातिल ने की हैं। आफताब के बचपन, दोस्तों और श्रद्धा के साथ उसके संबंध कैसे थे, ये भी एक सवाल है कि मनोस्थिति उस इंसान की कैसी थी, ये समझने के लिए उसके तमाम दोस्तों के साथ, उसके मित्रों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ, परिवार के साथ कैसे संबंध थे, श्रद्धा के साथ कैसे रिश्ते थे, तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल इस केस में अभी भी एक गुत्थी बनी हुई है। उधर महाराष्ट्र के शिंदे उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई की तारीख तय करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को 4 हफ्ते में इन तमाम मुद्दों को तय करने को कहा था और साथ ही ये कहा था कि हर पक्ष तय करे कि किस मुद्दे पर कौन बहस करेगा, जिससे कि सुनवाई जल्द से जल्द निपटाई जा सके।
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानेगा उनका वोट राइट यानी मतदान का अधिकार छीन लिया जाएगा। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देश का माहौल सोची समझी रणनीति के तहत भी कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर आज समय आ गया है एक कड़ा कानून बने। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए। उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू हो। अरे केंद्र सरकार को किसी का वोटिंग राइट इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे? वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है। इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे और रख लेंगे। ये बोल ही रहे, फालतू बोल रहे हैं ये लोग। तो सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दिल्ली एलजी को एक और चिट्ठी लिखी गई है। सत्येंद्र जैन के करीबी धमकी दे रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने परिवार को धमकी की बात कही है। सिसोदिया के आधिकारिक नंबरों से फोन का आरोप लगाया है। तो अब सुकेश चंद्रशेखर जो पहले आरोप लगा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वसूली की गई है, आम आदमी पार्टी को उसने पैसे दिए हैं, सत्येंद्र जैन को उसने पैसे दिए हैं, अब यह कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के करीबी उसके परिवार के लोगों को, उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं। सिसोदिया के आधिकारिक नंबरों से फोन आ रहे हैं। ये आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगाए गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर के परिवार को धमकी मिल रही है, सत्येंद्र जैन के करीबी धमकी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग धमकियां दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली, उनके करीबी, उनके जानने वाले धमकियां दे रहे हैं। उनके आधिकारिक जो नंबर हैं उनसे फोन कॉल्स आ रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी गई है जिनमें इन तमाम आरोपों की फहरिस्त है। तो फिल्म कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। आईआईएफएफ जूरी ने ये बयान जारी किए हैं और फिल्म पर विवाद हो गया है। आईएफएफआई जूरी ने फिल्म को बताया है वल्गर प्रोपेगेंडा और इस पूरे मामले में अनुपम खेर ने आईएफएफआई जूरी पर ही निशाना साध दिया है। इस फिल्म को एक विशेष समुदाय के खिलाफ बताया गया है, एक प्रोपेगेंडा बताया गया है, वल्गर बताया गया है आईएफएफआई जूरी की तरफ से। और इस बयान को लेकर अब अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि झूठ का कद कितना भी बड़ा हो जाए, सच के सामने छोटा ही रहता है। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section. तो फिल्म कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। हालांकि विवादों का नाता इस फिल्म से पहले से ही जुड़ा हुआ है। जब ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी उसी समय से विवादों का ऐसा नाता रहा है इस फिल्म के साथ कि लगातार इन विवादों से निकलती फिल्म नजर ही नहीं आ रही। तो साइबर न्यूज की एक रिपोर्ट में अब ऐसा दावा किया गया है कि करीब 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा लीक हुआ है और इस डेटा को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इस डेटा लीक में 84 देश शामिल हैं। आपको बता दें इनमें से मिस्र, इटली, फ्रांस, यूके, रूस, भारत के भी लाखों यूजर्स का डेटा है जो लीक हो चुका है। अमेरिका के 32 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड इसमें शामिल है। $7,000 में डेटा सेट मिल रहा है और आपको यह भी बता दें यूके डेटा सेट की कीमत $2,500 रखी गई है। साइबर न्यूज ने जब डेटा बेचने वाली कंपनियों से संपर्क किया तो उन्होंने सबूत के तौर पर 1097 नंबर शेयर किए हैं। अब नंबर्स की जांच करने पर पाया गया है कि ये सभी व्हाट्सएप यूजर्स के हैं।
हालांकि हैकर ने यह नहीं बताया है कि डेटा उसे कैसे मिला। तो वहीं व्हाट्सएप ने डेटा लीक की इन तमाम खबरों को नकारते हुए ये स्क्रीनशॉट फर्जी बताए हैं। डेटा लीक होने का कोई सबूत नहीं है, ये व्हाट्सएप की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। तो 500 मिलियन यूजर्स के फोन नंबर लीक हुए हैं। इससे पहले ट्विटर के साथ भी ऐसा ही तमाम घटनाक्रम हमने देखा। अब 84 देशों के व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। 84 देशों के व्हाट्सएप यूजर्स का ये डेटा लीक होने से हड़कंप मचा हुआ है और लगातार लोग इसकी बात कर रहे हैं। मिस्र, इटली, फ्रांस, यूके, रूस और भारत को बड़ा खतरा इससे बताया जा रहा है। यूजर्स की प्राइवेसी को बड़ा खतरा है। 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स जिनका डेटा लीक हुआ है और 14 लाख ट्विटर यूजर्स का भी डेटा चोरी हुआ है। अब ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल, डिजिटल बैंकिंग और तमाम ये चीजें खतरे के घेरे में है। ऑनलाइन बिक रही है प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वो किसी भी शख्स की हो सकती है। 500 मिलियन यूजर्स के फोन नंबर्स लीक हुए हैं। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं तमाम इन प्लेटफॉर्म्स पर, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन तमाम चीजों को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। $7,000 में मिल रहा है अमेरिका का डेटा सेट और इसी तरह और तमाम कीमतों में और देश के डेटा सेट की कीमत लगाई जा रही है। $2,500 यूके डेटा सेट की कीमत बताई जा रही है। तो यूजर्स की प्राइवेसी पर यह बड़ा खतरा है और आजकल व्हाट्सएप के बिना तो किसी का भी गुजारा नहीं है। ऐसे में व्हाट्सएप का डेटा अगर लीक हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मामला है।